सोचो अगर रात के अंधेरे में आपकी मम्मी का फोन आए और वो घबराते हुए कहे कि पड़ोसी की लाश उनकी लिविंग रूम में पड़ी है, तो ऐसे में आप क्या करोगे। तो दोस्तों, आज की मूवी माँ बहन की शुरुआत एक ऐसी ही धमाकेदार घटना से होती है, जहाँ एक ऑर्डिनरी कॉलोनी में एक खून हो जाता है, जिसमें कातिल कोई और नहीं शायद एक माँ है। अब ये सच है या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को। इस कहानी की शुरुआत होती है दो बहनों से, जिसमें जो सबसे बड़ी बहन है जिसका नाम जया है, जो सालों से माँ बनने का सपना देख रही है, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी जब वो नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो वो चुपचाप 5 लाख रुपए खर्च करके IVF ट्रीटमेंट कराने की कोशिश करती है। और इतना ही नहीं, वो इस बात को अपने पति से भी छुपा रही होती है, और इसी के साथ पैसों के मामले में वो अपने पापा से भी झूठ बोल देती है। अब यहीं पर उसकी छोटी बहन है सुषमा, जो एक बिंदास लाइव स्ट्रीमर है, जो अपने ऑनलाइन ट्रोल्स को उनकी ही भाषा में हमेशा सबक सिखाती रहती है, और अपने घर के डेली के कलेश के बीच में भी अपनी मस्त लाइफ जी रही होती है। पर इन दोनों की लाइफ में भूचाल तब आता है जब आधी रात को उनकी माँ रेखा का फोन आता है, जिसमें रेखा बुरी तरह डरते हुए जया और सुषमा को तुरंत घर बुलाती है। और इसके बाद जब ये दोनों बहनें घर पहुंचती हैं और अपनी माँ से पूछती हैं कि क्या हुआ, तो यहाँ पर रेखा उन्हें एक ऐसी बात बताती है जिनसे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके बाद यहाँ पर रेखा कहती है, हमारे घर के ठीक सामने वाले घर में रहने वाले मिस्टर गुप्ता, उनकी हमारे घर के अंदर मौत हो गई है। अब ये सुनकर ये दोनों लड़कियां चौंक जाती हैं। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें एक टीवी क्राइम शो के जरिए हमें पता चलता है कि रेखा कोई आम औरत नहीं, बल्कि जब वो नई नवेली दुल्हन बनकर जब आदर्श कॉलोनी में आई थी, तो उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह थे, और हर कोई बच्चे से लेकर बड़ा तक उसको हमेशा ताड़ते रहता था। अब इसी दौरान एक हादसे में रेखा का पति और उसकी सास जब मर जाते हैं, तो यहीं पड़ोस में रहने वाले मिस्टर गुप्ता, जो कि एक भले आदमी थे, उन्होंने रेखा के पति को लोन भी दे रखा था। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रेखा का पति मर गया है, तो वो रेखा की हरकत देखकर अपना लोन का पैसा भी नहीं लेते हैं, क्योंकि रेखा हर वक्त अलग अलग तरह से मिस्टर गुप्ता के साथ फ्लर्ट करती थी, और गुप्ता जी उसे देखकर हमेशा कहते थे छिचोरी कहेंगी। अब ये देखकर कॉलोनी वालों का मानना था कि रेखा किसी डायन से कम नहीं थी, क्योंकि जब वो सालों पहले एक नई नवेली दुल्हन बनकर इस कॉलोनी में आई थी, और तब वो जितनी जवान और खूबसूरत दिखती थी, आज भी लगभग वैसे ही नजर आती है। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जिसके बाद रेखा बताती है कि आखिर मिस्टर गुप्ता कैसे मरे। रेखा के मुताबिक रात को मिस्टर गुप्ता उनके घर में घुस आए थे और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसलिए सेल्फ डिफेंस में जब रेखा ने उन्हें धक्का दिया, तो मिस्टर गुप्ता का बैलेंस बिगड़ गया और वो वार्डरोब से टकराए, जिससे उनका पैर फिसला और एक पर्दे का डंडा उनके सिर पर गिरा, और पत्थर लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब ये सब जानने के बाद इन तीनों माँ बेटियों के सामने एक सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इस लाश का क्या करें। अब यहीं पर सुषमा एक आइडिया देती है। वो कहती है कि रात के अंधेरे में लाश को ब्लैंकेट में लपेट कर नहर में फेंक देते हैं। अब ये आइडिया इन तीनों को पसंद आता है, और ये लोग इस काम को करने के लिए नेक्स्ट डे का प्लान करते हैं। पर यहीं पर अगली सुबह एक और बड़ा झटका इनका इंतजार कर रहा था। दरअसल मिस्टर गुप्ता की पत्नी अपने पति को ढूंढ रही थी, क्योंकि उनकी बेटी की शादी होने वाली है और वो गायब है। अब ये सब सुनकर वो कहती है कि वो यहाँ नहीं आए थे। अब ये सुनकर गुप्ता की पत्नी यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी मुसीबत तब आती है जब जया का एक पुराना दोस्त महेश्वरी की यहाँ इस कॉलोनी में एंट्री होती है, जो कि अब एक पुलिस इंस्पेक्टर बन चुका है, और ऊपर से गुप्ता के घर आज रात भर कीर्तन है, जिसका मतलब है कि अब लाश को बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। अब इसके बाद जब ये भजन कीर्तन का प्रोग्राम खत्म हो जाता है, तो ये तीनों माँ बेटियां मिलकर जैसे ही मिस्टर गुप्ता की भारी भरकम लाश को उठाने लगते हैं, तो अचानक एक आवाज होती है जिससे उनकी जान हलक में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर लाश जोर से चीखती है। अब ये सुनकर ये लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि मिस्टर गुप्ता अभी तक मरे नहीं थे, वो अभी भी जिंदा थे। अब ये देखकर रेखा का यहाँ पर मिस्टर गुप्ता को छोड़ने का मूड नहीं था, इसलिए वो और उसकी बेटियां तुरंत मिलकर मिस्टर गुप्ता को बांध देती है, ताकि वो होश में आकर किसी को कुछ भी ना बता सके। अब इसके बाद यहाँ पर खुलता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जहाँ रेखा अपनी बेटियों को बताती है कि उसने ही मिस्टर गुप्ता को घर बुलाया था पोकर खेलने के लिए। अब ये सुनकर जया अपनी माँ से गुस्से में पूछती है कि आखिर उन्होंने आधी रात में मिस्टर गुप्ता को पोकर खेलने के लिए घर में क्यों बुलाया था। अब ये सुनकर रेखा अपना राज उगलती है, जिससे हमें पता चलता है असल में रेखा को जुए की लत थी, इसलिए उसने गुप्ता जी की वाइन शॉप से 5.5 लाख रुपए चुरा लिए थे। इसलिए जब ये बात गुप्ता जी को पता चली, तो गुप्ता जी ने रेखा को ये बात अपने बॉस को बताने की धमकी दी, इसलिए रेखा ने उन्हें मारने के लिए बहाने से घर बुलाया था। लेकिन उनकी हाथापाई में गुप्ता जी गिर गए और ये पूरा बवाल हो गया। अब ये सब सुनकर रेखा की दोनों बेटियां चौंक जाती हैं। जिसके बाद ये तीनों अपनी मुसीबत का हल निकाल ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर मिस्टर गुप्ता आ जाती है, जो उन्हें यहाँ शादी की मिठाई देती है और अपने पति की पूछताछ करती है, जिसमें ये तीनों उन्हें फिर से मना कर देती है। अब यहीं पर इन तीनों की टेंशन तब एकदम पीक
वीक पर चली जाती है जब मिस्टर गुप्ता अचानक रेखा के घर के वॉशरूम यूज करने की जिद करने लगती है। अब ये देखकर जया और सुषमा बहाना बनाते हैं कि उनका फ्लश खराब हो रहा है। अब इसके बाद वो बड़ी मुश्किल से उन्हें वहाँ से भेज देते हैं, लेकिन मिस्टर गुप्ता को यहाँ पर इन तीनों पर शक हो जाता है क्योंकि जब वो उनके घर में थी तो उसे अपने पति की तेल की स्मेल आ रही थी। अब इसके बाद वो तुरंत इंस्पेक्टर महेश्वरी को चेकिंग के लिए भेज देती है। अब इसके बाद जब महेश्वरी छानबीन करने के लिए इनके घर आता है तो पकड़े जाने के डर से जया एक साथी चाल चलती है जिसमें वो घर से बाहर निकलकर अपने बचपन के दोस्त को अपनी बातों में उलझा लेती है, जिसके बाद वो उसके साथ बाहर घूमने जाती है। अब वो यहाँ पर ऐसा इसलिए करती है ताकि वो उनके घर के अंदर चेकिंग ना कर सके। आप लोगों को क्या लग रहा है कि जया बड़ी समझदार और मासूम है, लेकिन असल में ये बात कुछ और ही थी। अब यहीं पर कहानी का एक और चौंका देने वाला राज खुलता है जिसमें पता चलता है कि जया अपनी माँ रेखा से भी 2 कदम आगे की सोच रखती थी। अब यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि जया की नजदीकियां उसके बेस्ट फ्रेंड रीता के होने वाले पति मानस से बढ़ने लगी थी क्योंकि एक दिन रीता ने उन दोनों को गलत हालत में देख लिया था, जिसके बाद उसका भरोसा टूट गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि रीता ने खुद ही इस रिश्ते को तोड़ दिया, जिसके कुछ समय बाद जया मानस की शादी हो गई थी। यानी इस घर में सिर्फ रेखा ही नहीं बल्कि उसकी बेटियां भी बहुत तेज थी। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ ये तीनों माँ बेटियां घर के अंदर गुप्ता जी को छुपाने की टेंशन में परेशान हुई रही होती है कि तभी एक और मुसीबत उनके दरवाजे पर दस्तक देती है, जहाँ जया का पति मानस अचानक वहाँ पहुँच जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो बिना बताए कहाँ चली गई थी। अब ये देखकर जया घबराकर झूठ बोलती है कि वो बस फार्मेसी गई थी और इसी दौरान उसे रास्ते में महेश्वरी मिल गया था। अब ये सुनकर मानस को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए मानस घर के अंदर आता है और सबको ध्यान से देखने लगता है, जिससे उसे यहाँ पर महसूस हो जाता है कि घर में कुछ न कुछ तो जरूर छुपाया जा रहा है। अब ये देखकर मानस बार बार जया से पूछता है कि आखिर असल में वो यहाँ क्यों आई है। अब ये देखकर रेखा तुरंत एक्टिंग शुरू कर देती है जिसमें वो रोना धोना मचाकर इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर देती है और कहती है मुझे अकेलापन महसूस हो रहा था, इसी वजह से मैंने अपनी वीडियो को अपने पास बुलाया था। अब यहाँ पर रेखा की ये इमोशनल परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त होती है कि कुछ देर के लिए मानस भी पिघल जाता है, जिससे घर का माहौल थोड़ा नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन असली शौक तब लगता है जब रेखा मजाक मजाक में अपनी स्पेशल चिकन रेसिपी की बात कर देती है। अब ये सुनकर मानस के मुंह में पानी आ जाता है और वो कहता है अब तो मैं चिकन लेग पीस खाकर ही जाऊंगा। अब ये सुनकर मानस, रॉक और ये तीनों माँ बेटियां शॉक हो जाती है, जिसमें इनका चेहरे का रंग ही उड़ जाता है क्योंकि जिस घर के अंदर एक बेहोश गुप्ता जी बंद कमरे में पड़े हों वहाँ किसी मेहमान का रुकना मतलब मुसीबत को खुद गले लगाना था। अब इसके बाद ये तीनों मानस को संभालने के लिए पोकर खेलने बैठ जाती है। अब यहाँ पर बाहर से तो ये सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर ये तीनों गुप्ता जी को लेकर दिमाग में चाले चल रहे थे। अब इसी दौरान रेखा यहाँ पर चुपके से किसी को कॉल करती है, जिसमें वो हमें यहाँ पर एक नई चाल चलती हुई नजर आती है, जिसे देखकर लग रहा था कि वो किसी बड़े प्लान पर काम कर रही है। अब अगली सुबह एक और धमाका होता है जहाँ गुप्ता की बेटी गोल्डी अपनी माँ और महेश्वरी को बताती है कि कल रात उसको किसी का फोन आया था, जिसमें किडनैपर ने कहा कि अगर गुप्ता जी को जिंदा देखना है तो 5.5 लाख रुपए लाकर रात को 2 बजे उसकी बताई लोकेशन पर भेजना होगा। अब ये खबर जब इन तीनों माँ बेटियों को भी पता चलती है तो इन तीनों माँ बेटियों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि गुप्ता जी असल में उनके घर के अंदर ही बंद पड़े थे, तो फिर ये कॉल किसने की। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर महेश्वरी भी इस रैंडम कॉल को बहुत ही सीरियसली लेता है, जिसमें वो कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है, जिससे उसे एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। दरअसल वीडियो फुटेज में गुप्ता जी कॉलोनी के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कॉलोनी से बाहर जाते हुए वो उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई देता है। इससे महेश्वरी समझ जाते हैं कि गुप्ता जी कॉलोनी के अंदर ही कहीं मौजूद है। अब इसी दौरान घर में उस रैंडम कॉल को लेकर नई जंग शुरू हो जाती है, जिसमें इन तीनों को एक दूसरे पर शक होता है क्योंकि रेखा को शक होता है कि सुषमा ने वो कॉल किया होगा, लेकिन सुषमा को लगता है कि ये सब जया ने किया है और जया को यकीन है कि रेखा खुद कोई नया खेल खेल रही है। लेकिन यहीं पर धीरे धीरे इन लोगों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि पुराने जख्म भी खुल जाते हैं, जिसमें जया अपनी माँ पर सालों पुराना इल्जाम लगाती है, जिसे सुनकर रेखा भी अपनी बेटियों को राज उनके सामने रखती है क्योंकि यहाँ पर गुस्से और दर्द में सुषमा एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जो सालों से उसके दिल में दबा हुआ था। वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या आखिर में उनके पिता वाकई में मर चुके हैं या फिर उससे पूरी जिंदगी झूठ बोला गया था। अब ये सवाल सुनते ही रेखा भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। अब यहीं पर एक रात जब सभी लोग गुप्ता जी और रस्मों के चक्कर में उलझे हुए थे, तभी इस रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी आदमी की कॉलोनी में एंट्री होती है और ये रहस्यमयी आदमी कोई और नहीं बल्कि सुषमा का असली पिता था, जिसे सालों पहले गायब समझा गया था। अब यहीं पर सुषमा अपने पापा को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाती है क्योंकि जब रेखा का पति गुजर गया था तो उसका सुषमा के पापा के साथ अफेयर शुरू हो गया था, जिससे सुषमा पैदा हुई और इसी चक्कर में मोहल्ले वाले सुषमा को चेक करते थे क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं उनके पति ने तो रेखा के साथ रंगरलियां नहीं मनाई थी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो न्यूज वाला
बंदा है, मैंने इसको स्टोरी में ऐड नहीं किया है क्योंकि इससे कहानी कंफ्यूजिंग हो जाती। बट ये बंदा जो भी न्यूज रेखा के बारे में बताता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा डीप मैसेज है। दरअसल इस मूवी का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि सोसाइटी की सोच पर एक ताना भी है। क्योंकि जब रेखा जवान उम्र में विधवा हो जाती है तो मोहल्ले वाले उसे एक नॉर्मल औरत की तरह देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि औरत बिना पति के इतने कॉन्फिडेंस से कैसे जी सकती है और कैसे वो अपने सारे फैसले खुद ही ले सकती है। अब इसी वजह से लोग उसके बारे में अपनी अपनी कहानियां बना लेते हैं, जिसमें कोई कहता था कि रेखा स्मगलिंग करती थी और कोई कहता था उसका टिफिन बिजनेस सिर्फ दिखावा था और कोई तो इतना भी कहता था कि उसने ही अपने पति को मरवा दिया होगा। अब यहाँ पर उसकी खूबसूरती को लेकर भी शक की नजर से देखा जाता था, लेकिन इन सब में मजेदार बात ये थी कि किसी के भी पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि ये सच है, लेकिन फिर भी सभी लोग अपनी इमेजिनेशन से उसकी जिंदगी की कहानी लिख देते हैं। इसलिए मूवी में जो क्राइम शो वाला नरेटर अलग अलग वर्जन सुनाता है वो असल में सच नहीं बता रहा होता है, वो दिखाता है कि हर पड़ोसी की नजर में रेखा की एक अलग कहानी है। मतलब ये मूवी कहना चाहती है कि जब सोसाइटी किसी औरत को समझ नहीं पाती है तो उसके बारे में सच जानने की जगह अफवाह फैलाने लगती है। और इन सब में रेखा ही नहीं जया और सुषमा भी जजमेंट का शिकार होती है, क्योंकि लोग उन्हें एक्शन से कम और उनकी सोच से ज्यादा जज करते हैं। और आज भी ऐसा ही होता है, लोग बिना किसी को जाने समझे जज कर लेते हैं। बाकी ये इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए मैंने ये बता दिया। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर धीरे धीरे उस रात का सच सामने आने लगता है, जिससे पता चलता है कि रेखा ने कुछ दिन पहले ही इस आदमी को लाखों रुपए दिए थे। दरअसल उस रात जब गुप्ता जी पैसे के मामले में रेखा पर दबाव बना रहे थे तब रेखा ने सोचा कि ये आदमी सब कुछ आकर संभाल लेगा। लेकिन दोस्तों बात उतनी सिंपल भी नहीं थी जितनी दिख रही थी, क्योंकि अब हर राज एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही था कि आखिर सच क्या है। अब इसी दौरान घर में फिर से हंगामा शुरू हो जाता है और अब मानस भी सबके सामने अपनी असलियत दिखाने लगता है। लेकिन इस बार अब जया भी चुप नहीं रहती है, इसलिए वो अपने सालों का गुस्सा एक साथ बाहर निकालती है और कहती है जब से हमारी शादी हुई है तब से लेकर अब तक उसने सिर्फ उसे नौकरानी की तरह ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसके पति का हमेशा उसे ऑर्डर देना, उसकी बेइज्जती करना और खुद की कोई जिम्मेदारी ना लेना उसकी आदत बन चुकी है। अब यहाँ पर जया इतना ही बोलकर चुप नहीं होती है, वो यहाँ पर एक ऐसा सच भी बता देती है जिसे सुनकर मानस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पर वो बताती है कि बच्चे ना होने की वजह वो खुद नहीं बल्कि मानस है। अब ये सुनकर मानस पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। अब इसके बाद पहली बार ये तीनों महिलाएं बिना किसी डर के एक साथ बैठ जाती हैं, लेकिन उनकी परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इन तीनों में से जिसने भी फिरौती मांगी होगी आखिर में शक उन तीनों पर ही आने वाला था। अब यहीं पर ये लोग फैसला करते हैं कि सुबह होने से पहले वो मिस्टर गुप्ता की लाश को रास्ते में कहीं फेंक देंगे और हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। दरअसल मिस्टर गुप्ता किसी तरह बचकर अपने घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मिस्टर गुप्ता रेखा को फोन करता है और उससे कहता है अगर मैं चाहूँ तो पुलिस को अभी सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक सौदा रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर गुप्ता की शर्त सिर्फ एक थी, वो उससे कहता है कि तुम अपना घर छोड़ दो, क्योंकि वो उससे कहता है कि अगर उसने अपना घर खाली नहीं किया तो वो पूरे मोहल्ले के सामने उसे अपराधी साबित कर देगा। अब इसके बाद जब फोन कट जाता है तो रेखा पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगने लगता है कि अब तो या वो जेल जाएगी या फिर अपना घर खो देगी। लेकिन तभी जया के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है, जिसमें ये तीनों मिलकर फैसला करते हैं कि इस बार डरकर भागना नहीं बल्कि मिस्टर गुप्ता को उसी के खेल में हराना है। अब यहाँ पर कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहाँ ये लोग गुप्ता जी को घर बुलाते हैं और उन्हें ऐसा माहौल दिखाते हैं जैसे कि उनकी हर हरकत को कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब यहीं पर गुप्ता जी अपनी पुरानी आदत के मुताबिक फिर से इन तीनों पर हुक्म चलाने लगते हैं और उन्हें नचाने के लिए मजबूर करते हैं और इसी के साथ वो उनसे मालिश करवाते हैं और खुद को बहुत ही ताकतवर समझने लगते हैं। लेकिन यहीं पर अचानक खेल पलट जाता है, जिसमें सुषमा उनकी कई फोटो और वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। अब यहीं पर गुप्ता जी को एहसास होता है कि अगर ये वीडियो बाहर चला गया तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब यहीं पर रेखा भी पहली बार खुलकर सामने खड़ी हो जाती है और कहती है अगर मामला पुलिस तक गया तो गुप्ता जी आप खुद भी फंस सकते हो। अब यहीं पर पहली बार गुप्ता जी को समझ आता है कि सामने खड़ी महिला पहले जैसी कमजोर नहीं रही, इसलिए अब गुप्ता जी की सारी धमकियां भी यहाँ पर बेकार हो जाती है और आखिरकार गुप्ता जी यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जाते जाते भी उन्हें यकीन रहता है कि फिरौती इन्हीं लोगों में से किसी ने मांगी होगी। लेकिन दोस्तों अभी भी असली ट्विस्ट बाकी था, क्योंकि कुछ हफ्ते बाद टीवी पर एक शो चल रहा होता है जहाँ गुप्ता की बेटी गोल्डी दिखाई देती है, जो बताती है कि वो शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन घर वाले उसकी खुशी ना देखते हुए उसे शादी करने के लिए फोर्स करते थे, इसलिए वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से भाग गई। अब यहीं पर वो एक और चौंकाने वाली बात बताती है। दरअसल उसने कई सालों में लगभग 5.5 लाख रुपए जमा किए थे और ये वही रकम है जो फिरौती के रूप में दी गई थी। तभी इसी दौरान सारा सच सामने आ जाता है। असल में वो फिरौती किसी किडनैपर ने नहीं बल्कि ये सब प्लान गोल्डी ने ही
बनाया था ताकि वो शादी से बच सके और अपने सपनों के लिए घर को छोड़ सके। यानी पूरी फिल्म का रहस्य आखिर में जाकर खुलता है, क्योंकि गुप्ता जी, रेखा, जया और सुषमा एक दूसरे पर शक करते रहे, लेकिन असली खिलाड़ी गोल्डी निकली। और इसी के साथ इस फिल्म का अंत एक बहुत ही खूबसूरत संदेश के साथ होता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि रेखा, जया और सुषमा अब डरकर जीने वाली महिला नहीं रही। समाज चाहे उन्हें जो नाम दे, लेकिन अब उन्हें अपने लिए खड़ा होना सीख लिया है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे एंड हो जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पूरी फिल्म में सभी लोग रेखा, जया और सुषमा को ही दोषी समझते रहे थे, जबकि असली गेम तो गोल्डी खेल रही थी। तो दोस्तों अब कमेंट में बताओ कि अगर तुम गोल्डी की जगह होते तो क्या तुम अपने सपनों के लिए ऐसा कदम उठाते या नहीं उठाते। आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर देना। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।